चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जो फॉरमोस्ट चीज है वो है कि अल्कोहल्स किसे कहते हैं। मोटी मोटी बात पे चलेंगे। ROH इस फैमिली को अल्कोहल कहा जाता है। इनके नाम के पीछे ऑल लगा देते हैं, ई हटा के ऑल। पर याद रखिएगा, ई हटा के ऑल तभी लगाते हैं जब वॉवल आ रहा होता है, जैसे CH3OH, तो इसमें नाम होगा मीथेन, ई हटा के लगेगा ऑल, मीथेनॉल। परंतु अगर मैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स की बात करता हूं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स किसे बोलते हैं बच्चों? जिसमें एक से ज्यादा OH होते हैं। जिनमें एक OH होते हैं मोनोहाइड्रिक, एक। जिसमें दो होते हैं डाइहाइड्रिक, ऐसे ही तीन वाले ट्राइहाइड्रिक, चार वाले टेट्राहाइड्रिक, इसी तरह से नाम होते हैं। पॉलीहाइड्रिक भी कह सकते हैं उनको, पॉलीहाइड्रिक भी। तो ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है क्योंकि इसमें दो OH है बच्चों। तो इसका नाम क्या होगा? इसमें इथेन, ई नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि इथेन 1 पे भी ऑल है, 2 पे भी ऑल है, तो नाम बन जाएगा इथेन 1,2 डाइऑल। तो ई नहीं हटेगा यहां पर। ये एक बड़ी बात है यहां पर जो आपको नोट करनी है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं एक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का नाम लेता हूं, मतलब जिसमें 3 कार्बन है, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? इसमें प्रोपेन, और ई नहीं हटेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में ई हटता है क्योंकि उसमें दो वोवल एक साथ नहीं आ सकते, ई ओ नहीं आ सकता। इसमें ई और ई नहीं हटते डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक में। इसके अलावा इसका एक और नाम है, बहुत फेमस कॉमन नेम, इथाइलीन ग्लाइकॉल। आप लोग लर्न करिएगा। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है ग्लिसरॉल। ये भी आप याद करके चलिएगा। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात, अगर मैं कुछ जनरल बातों के बारे में बात करूं, जनरल बातों के बारे में बात है कि ये आपका वाटर है जिसमें 2 लोन पेयर है। ये आपका अल्कोहल है, इसमें भी 2 लोन पेयर है। और ये आपका एथर है, एथर, इसमें भी 2 लोन पेयर। तीनों में लोन पेयर 2-2 है। परंतु अगर मैं एंगल की बात करता हूं, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है, इसमें एक अल्काइल ग्रुप है, इसमें 2 अल्काइल ग्रुप है। और आपको पता है स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस नाम की एक चीज है, आपको पता है। जब अल्काइल ग्रुप 2 पास पास होते हैं तो उसमें रिपल्शन होता है। तो इसका मतलब इसका बॉन्ड एंगल अल्कोहल का थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि उसमें एक R ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस करता है। और उसमें और ज्यादा एंगल होगा, और ज्यादा एंगल होगा। क्यों? क्योंकि उसमें 2 स्टेरिक हिंड्रेंस करने वाले हैं, 2 स्टेरिक हिंड्रेंस करने वाले हैं। तो ये देखिएगा, बॉन्ड एंगल इन एथर इज स्लाइटली ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल ड्यू टू द रिपल्शन। और टेट्राहेड्रल से सारे एंगल बड़े होंगे क्योंकि लोन पेयर क्या करते हैं? रिपल्शन करते हैं। जनरल बातों के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्योंकि चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल और एथर, इनमें एक और डिफरेंस भी होता है। क्या? वो होता है बॉन्ड लेंथ का। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करता हूं इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड लेंथ की, और इसके कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड लेंथ की बात करता हूं, तो एल्केन का बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है। बच्चों याद रखिएगा, बेंजीन से जो डायरेक्ट जुड़ा होता है, यहां पर होता है एक पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड होता है स्मॉल,
स्मॉलर ये छोटा होता है, इसमें लार्जर बॉन्ड लेंथ होती है एलिफेटिक अल्कोहल में। तो दिस इज अ बिग डिफरेंस जो आपको ध्यान करना है। ये डिफरेंस किस किस में होता है, मतलब नॉर्मल, एलिफेटिक और एरोमेटिक में, मतलब बेंजीन वाले में हमेशा बॉन्ड छोटा। आते हैं आगे, एमओपी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाया कैसे जा सकता है एमओपी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को बनाने के कितने तरीके हैं? अल्कोहल को बनाने के तरीके हैं टोटल 4। पहला, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से एक एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, पहला तरीका होगा। ये मार्कोनिकॉफ को फॉलो करेगा, और एक एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो करेगा, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ध्यान करिएगा, ये पहला तरीका है बनाने का। दूसरा तरीका है रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। बच्चों, कार्बोनाइल ग्रुप किसे बोलते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ को बोलते हैं। ये कहां कहां होता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, एल्डिहाइड में होता है और कीटोन में होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब मैं एल्डिहाइड की बात करता हूं, एल्डिहाइड की बात करता हूं तो उसके रिडक्शन करने पर मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल। जब मैं कीटोन की बात करता हूं तो उसके रिडक्शन से मिलता है 2 डिग्री अल्कोहल। और जब मैं सी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन की बात करता हूं, उससे भी मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल। तीसरा तरीका है ग्रिग्नार्ड से, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी अल्कोहल बनाया जा सकता है। इसके भी 3 तरीके हैं। ए, मिथेनल में ग्रिग्नार्ड डालेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अदर एल्डिहाइड कोई लेंगे, उसमें ग्रिग्नार्ड डालेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और कीटोन डालेंगे, उसमें ग्रिग्नार्ड डालेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो एक एक करके चलते हैं। फ्रॉम एल्कीन पहला पढ़ते हैं। फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन पहला है, और इसका ए पार्ट है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। इसमें क्या होता है, अगर आप नॉर्मल एल्कीन ले ले, कोई भी नॉर्मल एल्कीन, और उसमें डाल दें H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+, एसिड की प्रेजेंस में वाटर ऐड हो रहा है। देखो, हर शब्द का मतलब है, एसिड कैटालाइज है और हाइड्रेशन मतलब वाटर का एडिशन है। तो यहां पर हाइड्रोजन वहां जाता है जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होता है। दोनों के पास एक जैसे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के पास भी जाए। ये बन जाएगा CH3CH2OH, इस तरह से बन जाएगा। परंतु बच्चों, अगर मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा एल्कीन है जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें आप वाटर डाल रहे हैं, तो अब कहानी में ट्विस्ट है। ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, जिसमें हाइड्रोजन उसके पास जाता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होता है, और OH दूसरे वाले के पास। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा 2 डिग्री ही बनता है, इस तरह का बनेगा। अब इसमें आता है क्या सवाल, इसका मैकेनिज्म, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डाई हार्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं। इस मैकेनिज्म का पहला पॉइंट क्या है, पहला स्टेप क्या है? पहले स्टेप में क्या होता है, H2O में H+ अटैक करता है, H2O के लोन पेयर पे अटैक करता है, और बन जाता है H3O+। मतलब H2O तो था ही, एक और आ जाएगा तो H3O+ बन जाएगा ऑब्वियसली।
और कोई भी एल्कीन मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने ये एल्कीन मान लिया, यहाँ पे R ले लिया, R का मतलब कुछ भी हो सकता है। इसमें H3O+ को बनाना है। H3O+ को कैसे बनाएंगे? ये ऐसे, ये ऐसे। अब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड नहीं बनाएगा तो किसी एक से बॉन्ड वापस लेगा। मान लीजिए किसी से भी, मान लीजिए इस वाले से वापस ले लेगा, इस वाले से खींच लेगा, ये वाले हाइड्रोजन से बॉन्ड को खींच लेगा वापस। तो ये वाला हाइड्रोजन कहां जाएगा? जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, मतलब इसके पास। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? आर सी एच, ये डबल बॉन्ड टूट चुका है, ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड टूट गया, हाँ टूट गया। तो दो डबल बॉन्ड जब टूटा तो इसकी और इसकी दोनों की एक एक वैलेंसी खाली हो गई थी ऑब्वियसली। तो इसके पास तो आ गया हाइड्रोजन, बट यार ये तो गरीब ही रह गया ना, इसके पास तो कोई आया ही नहीं। तो इसके पास रह गया है पॉजिटिव चार्ज। और क्या निकल गया साइड से? ये निकल गया जनाब H2O। चेक कर लीजिए ये स्टेप, ये स्टेप चेक कर लीजिए, ठीक है। अब आता है दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यस यस। अब दूसरा स्टेप क्या है? RCH, CH3 पॉजिटिव, इसमें वही H2O वापस ऐड आ जाएगा, वापस आ जाएगा, और सीधे अटैक करेगा लोन पेयर, सीधे अटैक करेगा लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज को। तो क्या बन जाएगा? ध्यान से देखिए, RCH, CH3, ध्यान से देखिएगा, यहां पर ऑक्सीजन ऑलरेडी दो जनों से जुड़ा हुआ है, एक इधर और एक इधर, दो हाइड्रोजन से। तो ऑक्सीजन ऑलरेडी दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और उसने कार्बन से एक और बॉन्ड बना लिया, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर आ गया वापस से एक पॉजिटिव चार्ज, जो ये बियर नहीं करेगा। ये इस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इस पॉजिटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं करेगा। और तीसरे स्टेप में क्या होगा? ये था, चेक करिए, ये किसी एक हाइड्रोजन से वही वाला बॉन्ड वापस ले लेगा, वापस मान लो यहां से ले लेगा, तो ये बन जाएगा आर सी एच, इधर आ जाएगा ओ एच और इधर आ जाएगा CH3, और वहां से निकल जाएगा ये H+ के चार्ज के साथ निकल जाएगा, गरीब हो जाएगा बेचारा, ये निकल जाएगा एज इट इज। तो भाई साहब ये चीज पहली चीज थी जो आपके एग्जाम में श्योर शॉट आने ही वाला है, एग्जाम में बोल देगा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म शो करिए। तो 3 स्टेप में आप एज इट इज मैकेनिज्म शो करेंगे, इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरी चीज पे चलते हैं। दूसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखो बेटा, हर चीज का एक नाम है। हाइड्रोबोरेशन मतलब जिसमें हाइड्रोजन और बोरॉन को ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन और बोरॉन को ऐड कर रहे हैं। और ऑक्सीडेशन मतलब जिसमें ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं। तो क्या होता है इसमें? ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। इसमें CH2 डाल दिया, एल्कीन डाल दिया, और इसमें BH3 डाल दो, इसे कहते हैं बोरेन। जिसको नहीं लिखना वो B2H6 भी लिख सकता है। और इसको स्टेबल करने के लिए THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, आपको लेना है पहले स्टेप में। और फिर दूसरे स्टेप में H2O लेना है, H2O2 लेना है बेसिक मीडियम में। तो ये H2O कैसे ऐड होगा? अब हाइड्रोजन यहां जाएगा, OH यहां जाएगा, इसका उल्टा होगा पहले वाले का। तो ये बन जाएगा RCH2, डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों की एक एक वैलेंसी खाली। अब यहां जाएगा H और यहां जाएगा OH, इस तरह से ये 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ध्यान से देख लीजिए, एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो करता है ये, एंटी मार्कोनिकॉफ।
आप देखें ध्यान से, मैंने आपको ये चार्ट बताया है। चार्ट में पहला एल्कीन के दोनों तरीके बता दिए। एल्कीन से एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन हो सकता है और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो सकता है। अब हम चल रहे हैं दूसरे वाले पे, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल ग्रुप के 3 पार्ट हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जब हम किसी भी एल्कीन में, कोई एल्कीन है, किसी भी एल्कीन में B2H6 THF डालते हैं और H2O H2O2 OH की प्रेजेंस में डालते हैं, तो ये H2O कैसे ऐड होता है मैंने आपको समझा दिया है। ये HOH कैसे रोल प्ले करेगा, ये H जाएगा वहां पर जहां पर कम हाइड्रोजन है, OH जाएगा यहां पर जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड। सेकेंड है रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। नहीं, जो बताया जा रहा है सिर्फ वही है बच्चे। ठीक है, जो नहीं बताया जा रहा है इसका मतलब वो नहीं है। रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है मैं दोबारा बता दूं बच्चों, ये है कार्बोनाइल ग्रुप। इसका मैकेनिज्म तब भी आप इच्छुक हैं, आपके क्लास में नोटबुक में बताया गया है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप होता है C+O। अब यहां पर आपको ये समझना है, पहला अगर मैं यहां पर A ले लेता हूं एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड क्या होते हैं, RCHO। इनमें हम 3 तरह से रिडक्शन कर सकते हैं। हम इसमें डाल सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट H2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ PD। H2 गैस डालने से क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां आएगा, एक हाइड्रोजन यहां आएगा, तो क्या बन जाएगा, चेक करो, RCH, तो ये पहले से ही है। एक और H अगर आ जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2, और ऊपर एक आ जाएगा तो बन जाएगा OH। इधर भी एक H, उधर भी एक H, तो CH2OH ये बन जाएगा। अगर आप ये नहीं डालना चाहते हैं, ये सेम काम एक H इधर एक H इधर, इसके अलावा एक और चीज भी कर सकती है, वो है NaBH4, और इसके अलावा एक और चीज कर सकती है LiAlH4। इन तीनों में से कोई भी आप एक डाल दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, तीनों में से कोई भी एक डाल दीजिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी NaBH4 डालेंगे तो उसके साथ पानी, और LiLH4 के साथ भी पानी डालना बहुत जरूरी है। एक बॉन्ड इधर टूटेगा, एक बॉन्ड उधर टूटेगा हमेशा। इसका मतलब एल्डिहाइड से मिलेगा तुम्हें हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल। अगर तुम B लेते हो, मतलब कीटोन लेते हो, तो कीटोन होता है RCOR, कीटोन होता है। इसमें भी आप कुछ भी डाल सकते हैं, H2PD की प्रेजेंस में डाल दो, एक बॉन्ड इधर, एक H इधर, एक H इधर, मतलब RCHROH, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा। इसे कहते हैं 2 डिग्री अल्कोहल बच्चों, 2 डिग्री अल्कोहल। इसके अलावा इसमें डाल सकते हैं NaBH4 भी डाल सकते हैं, और LiAlH4 भी डाल सकते हैं। दोनों हमेशा पानी की प्रेजेंस में डाले जाते हैं, मतलब कुछ भी डाल सकते हैं। तीनों ऑप्शन में से आपके पास 3 ऑप्शन खुले हैं। पर जब बात आती है एसिड्स की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, सी पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, तो इसमें NaBH4 या फिर H2 काम नहीं करता। इसमें सिर्फ LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O ही काम करता है, ये काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि NaBH4 जिसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड, उसके मुकाबले LiAlH4 जिसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो NaBH4 सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन तक लिमिटेड रहता है, LiAlH4 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों के लिए अवेलेबल है।
तो ये बनता है RCH2OH। याद रखिए यहां पर भी 1 डिग्री अल्कोहल ही मिलता है, परंतु करता कौन है? सिर्फ LiLH4। तो यहां पे एक नोट जरूर लिखा जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि LiAlH4 is a stronger reducing agent which reduces carboxylic acids, C acids, carboxylic acids to 1 डिग्री अल्कोहल, वो रिड्यूस कर देता है। बट परंतु यहां पे इंपॉर्टेंट लाइन है, बट इट इज एक्सपेंसिव सो नॉट वाइडली यूज्ड। बहुत महंगा है इसलिए यूज नहीं किया जाता, नॉट वाइडली यूज्ड। तो आजकल हम कमर्शियली क्या करते हैं? तुम कहोगे फिर सर कार्बोक्सिलिक एसिड तो फिर हो ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को करने के लिए तो सिर्फ LiLH4 चाहिए, और मैंने आपको बता दिया LiLH4 होता है महंगा, तो क्या करोगे? सो अल्टरनेटिवली मतलब एक दूसरा तरीका भी है, घबराने की बात नहीं है। अल्टरनेटिवली C acids are converted to esters first by esterification। आप लोग तो जानते ही हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है एक, अभी बताऊंगा। उसके जरिए पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर में बदल देते हैं, देन reduced using H2 और PD to 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरा ऑप्शन क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में पहले अल्कोहल डाल दिया R-OH और बन गया RCOOR-, एस्टर बन गया। 10th की रिएक्शन हमने पढ़ी थी, एस्टर हमेशा H+H2SO4 की प्रेजेंस में बनता है। फिर इसमें डाल दो H2 और PD तो बन जाता है RCH2OH। यहां से टूट जाता है, दोनों अलग अलग अल्कोहल बन जाते हैं, RCH2OH और वो भी R-OH। ये भी अलग एसिड बन गया, वो भी अलग एसिड बन गया। यहां पर एक H आ जाता है, यहां पर एक H आ जाता है, वो एल्डिहाइड बन जाता है, एल्डिहाइड से फिर अल्कोहल बन जाता है ना। चेक करो यहां पर क्या बन गया, RCOH, मतलब ये बन गया RCHO और ये बन गया R-OH। और हमने पीछे भी पढ़ा है RCHO में दोबारा से अगर H2 डाल दिया जाए क्या बन जाता है? 1 डिग्री अल्कोहल। तो वही बात वापस आ गई घूम फिर कर, इसमें वापस H2 आ जाएगा, डलाई हुआ है टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑलरेडी, तो वो वापस बन जाएगा RCH2OH। तो इसका मतलब भैया ये एक बड़ी अहम लाइन आप लोगों की एनसीईआरटी से मैंने उठाई है, क्या कि हम दोबारा से बता देता हूं, एक बार रिव्यू कर देता हूं। एल्डिहाइड के रिडक्शन से हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ये दोनों ही रिडक्शन हो सकते हैं 3 तरीकों से। हाइड्रोजन गैस डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, या NaBH4 डाल दो, या LiLH4 डाल दो। परंतु जब बात कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम काम नहीं करता, ना ही NaBH4 काम करता है। इकलौता बंदा काम करता है LiLH4, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सीधे 1 डिग्री अल्कोहल बना देता है। बट LiLH4 एक महंगा रिएजेंट है जिसका हम डायरेक्ट यूज नहीं करते इतना ज्यादा। इसके लिए ऑल्टरनेटिवली एक और तरीका हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या किया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले एस्टेरिफिकेशन में एस्टर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर उन एस्टर्स में हाइड्रोजन गैस पैलेडियम डालकर 1 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं। दो अल्कोहल मिलते हैं इसमें। ये चीज आप लोग ध्यान से गांठ बांध लीजिए। इसके बाद चलते हैं अगले पड़ाव पर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या है, ध्यान से वापस आ जाइए। हमारा आखिरी प्रिपरेशन कहां पे है, ये रहा। हम आते हैं ग्रिग्नार्ड के। ग्रिग्नार्ड के 3 प्रिपरेशन है, ये 2 चैप्टरों में काम आएंगे आपको, इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में। तो ध्यान से देखिएगा इसमें टेक्निक क्या यूज होती है मैं आपको बता दूं। मिथेनॉल होता क्या है बच्चों, मिथेनॉल होता है HCHO। मिथेनॉल होता क्या है बच्चों, HCHO। इसमें एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है। अल्काइल मतलब
CHO के अलावा और कोई कार्बन नहीं है। और हमें पता है ग्रिग्नार्ड क्या होता है, RMgX, इसमें एक अल्काइल ग्रुप होता है। तो जब इसमें ग्रिग्नार्ड डाल दिया जाता है तो इकलौता अल्काइल ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस होता है, तो फाइनल प्रोडक्ट होता है 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि एक ही R होता है। जब मैं बात करता हूं दूसरे एल्डिहाइड की बच्चों, तो दूसरे एल्डिहाइड का फार्मूला होता है RCHO। इसका मतलब यहां पर इकलौता ऑलरेडी एक R है, तो ग्रिग्नार्ड से एक और R आ रहा होता है, तो उससे प्रोडक्ट क्या मिल रहा होता है, 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर मैं कीटोन की बात करूं बच्चों, तो कीटोन का फार्मूला होता है RCOR। इसमें ऑलरेडी 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं और कीटोन ग्रिग्नार्ड से तीसरा अल्काइल ग्रुप आ रहा होता है, तो इसलिए प्रोडक्ट में 3 अल्काइल ग्रुप होते हैं और प्रोडक्ट बनता है 3 डिग्री अल्कोहल। ध्यान से समझने की जरूरत है ही ऑब्वियसली। तो तीसरा है ग्रिग्नार्ड, यूजिंग ग्रिग्नार्ड। ध्यान से देखिएगा, पहला तरीका है मिथेनॉल। मिथेनॉल क्या होता है, HCOH यहां पर, और ग्रिग्नार्ड क्या होता है, RMgX। यहां पे एक बात जरूर मैं बताऊंगा कि आप इतना समझ लीजिए, ये बॉन्ड अगर इधर जाएगा तो ये माइनस होगा और ये प्लस। और ग्रिग्नार्ड की एक बड़ी खास बात बता दूं भैया, ग्रिग्नार्ड में जो R होता है ना, वो अपन का माइनस होता है। ग्रिग्नार्ड में कार्बन माइनस होता है, कार्बो अनायन बनता है, कार्बो कटायन नहीं। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बड़ी खास बात है, जो सारे कंपाउंड से करती है इसको अलग, जो सारे कंपाउंड से करती है इसको अलग। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। हम हमेशा देखते हैं कार्बन पे प्लस है, क्योंकि कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होता। परंतु ये बात याद कर लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एकलौता आपके जान में आएगा जिसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। ऐसे तो और भी कंपाउंड है, बट ज्यादातर सबसे फेमस यही है जिसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और कार्बो कटायन नहीं, कार्बो अनायन बनता है। ऑब्वियसली अब जैसे ही प्लस माइनस बन जाता है, ये बड़ा आसान हो जाता है। अब 9th क्लास का बच्चा भी इस रिएक्शन को कर देगा कि R माइनस जाएगा इसके पास और Mg जाएगा इसके पास। तो R जब इसके पास जाएगा तो इस कार्बन के पास तो ऑलरेडी क्या है, ये कार्बन क्या है, CH2 है। देखो इधर ध्यान से, ये कार्बन क्या है असलियत में, ये कार्बन CH2 है। R आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, RCH2, और ऊपर क्या लग जाएगा, O, और O के पास आ जाएगा MgX, तो OMgX बन गया। इसमें आपको डाल देना है पानी इन द प्रेजेंस ऑफ H+, ये तो खुद ही आपको पता होना चाहिए। और MgX यहां से निकल जाएगा बच्चों OH के साथ, तो बन जाएगा RCH2OH। इससे कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल आपका बनके तैयार हो गया। ठीक है, जिसको थोड़ा सा भी कम समझ में आया है वो जरा अदर एल्डिहाइड वाली बातें देखे। अदर एल्डिहाइड क्योंकि सेम है, ये तीनों रिएक्शन डिट्टो हूबहू सेम है एक दूसरे के। अदर एल्डिहाइड क्या होते हैं, RCOH। ठीक है, इसमें एक और ग्रिग्नार्ड डाल दिया, R-MgX। ये वाला बॉन्ड इधर, ये माइनस का, ये प्लस का। R पे हमेशा नेगेटिव होता है, मैंने आपको बता ही दिया। ग्रिग्नार्ड के R पे नेगेटिव होता है, ये इधर आ जाएगा और ये इधर, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, RCH। देखो ये तो RCH है ही, इसको चेक कर लीजिए आप, RCH है ही। एक R- और जुड़ जाएगा, ले वही R- और जुड़ गया। ऊपर क्या है, ऊपर है OMgX। ठीक है भाई, OMgX आ चुका है, और इस पे अब जुड़ रहा है HOH इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो वही सेम टेक्निक इसमें भी हो रही है, तो निकल जाएगा, बन जाएगा RCH R- और ऊपर बन जाएगा OH, और इसी से बन जाएगा यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल बनकर आपका तैयार हो चुका है। अभी भी बता रहा हूं, जिसको थोड़ा कम समझ में आया है वो जरा कीटोन तीसरा वाला देख ले, क्योंकि तीनों एकदम सेम रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, RCOR-, ऑलरेडी 2 अल्काइल ग्रुप है, तो जो ग्रिग्नार्ड से आ रहा होता है उसको मैंने R-MgX बना दिया। ये इधर जाएगा, बॉन्ड माइनस हो जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस। परंतु ये ग्रिग्नार्ड वाला जो कार्बन है वो आपको पता है अनूठा है, क्योंकि वो सीधे मैग्नीशियम मेटल से जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कहीं ना कहीं RCR-। ध्यान से देखो, ये ऑलरेडी कार्बन
दो कार्बन से जुड़ा हुआ था, दो कार्बन से जुड़ा हुआ था, ग्रिग्नार्ड वाला आ जाएगा तो अब ये बन गया भैया तिगड़ी, तिगड़ी बन गई यहां पर। O के पास आ गया है MgX और कहीं पर यहीं पर अगर मैं HOH डाल दूं H प्लस की प्रेजेंस में तो MgX OH के साथ निकल जाएगा और बन जाएगा RCR डैश R डबल डैश OH और यहां पर हमारा 3 डिग्री अल्कोहल बनते हुए नजर आएगा। आई होप आपको समझ में आई मेरी बात। इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको कराना चाहूंगा, आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को जरा करके दिखाना चाहूंगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कन्वर्ट करो, कन्वर्ट, मेरे ख्याल से बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20। इस कन्वर्ट के कितने पार्ट है? पहला पार्ट है, इस कन्वर्ट का पहला पार्ट है, कहता है प्रोपीन से प्रोपेन 2ऑल बनाओ, प्रोपीन से प्रोपेन 2ऑल बनाओ, प्रोपेन 2ऑल। तो ये तो 2 डिग्री अल्कोहल है, बिल्कुल। तो एल्कीन से अल्कोहल बन रहा है, बिल्कुल आपको पहला तरीका समझ में आएगा सर, एल्कीन से अल्कोहल बनाने का तो आपने पहला तरीका बताया है। एल्कीन से अल्कोहल बनाने के दो तरीके हैं, एसिड, ये वाला देखो ध्यान से, एसिड कैटालाइज्ड और ये एंटी मार्कोनिकॉफ। कौन सा लगाएंगे सर? मैंने कहा यार देखो कौन सा लगेगा, इधर H है, इधर एक H है, इधर H2 है, तो यहां पर ये बनाना है तुम्हें। यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल है, आप जानते हैं 2 डिग्री मार्कोनिकॉफ में बनता है, मार्कोनिकॉफ एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन है। आप बस लिख देंगे H2O और H प्लस, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, आपको पूरे नंबर मिल गए, क्वेश्चन खत्म, टेंशन खत्म। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड का मतलब है बेंजीन पे CH2 फिर Cl। मैं हर बार कहता हूं भैया बेंजाइल का मतलब समझ लीजिए, बेंजीन के ऊपर CH2 लगा है, बच्चा गड़बड़ कर देता है, और इससे बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। बार बार बोलता हूं ये ग्रुप है बेंजाइल, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल सीधे ये, तो ये तो हेलो एल्केन में कराया हुआ है मैंने, सीधे ऐसी चीज डालनी है जिससे Cl चला जाए और OH आ जाए। तो ये काम तो भैया करता है कौन? एक्वस KOH, क्योंकि KCl के साथ चला जाता है, OH लग जाता है, शायद आपको याद। तीसरा क्या है? इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इथाइल मतलब C2H5, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, हमें आइडिया मिल गया मोटा मोटा कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इससे बनाना क्या है? प्रोपेन 1ऑल, प्रोपेन 1ऑल, ठीक है। चलो सर ये बनाना है, ठीक है। अब हमें पता है, हमें अच्छी तरह से पता है सर, ग्रिग्नार्ड से बनने का ये चार्ट आपको याद रखना है। मिथेनॉल डालेंगे तो 1 डिग्री, अदर एल्डिहाइड डालेंगे तो 2 डिग्री, कीटोन डालेंगे तो 3 डिग्री, बस और कुछ नहीं याद करना है, चार्ट याद रखना है। इस चार्ट को याद रखने के बाद इधर आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है? 1 डिग्री अल्कोहल सर, 1 डिग्री अल्कोहल, इसका मतलब ये तो फर्स्ट है, हाँ जी, मिथेनॉल डालेगा, हाँ जी, तो ये ग्रिग्नार्ड आपका ऑलरेडी है, हाँ भाई, आप इसमें मिथेनॉल डाल दीजिए। आप चेक करिए जरा ग्रिग्नार्ड में कितने कार्बन है? 2 है, बिल्कुल 2 है, और आप इसमें डाल दीजिए 2 कार्बन है, 1 कार्बन आ जाएगा मिथेनॉल में, तो 3 कार्बन बन जाएंगे। वैसे भी टेंशन तो है ही नहीं, क्यों? क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है। 1 डिग्री अल्कोहल कैसे बनेगा? पार्ट 1 से बनेगा। पार्ट 1 में क्या है? मिथेनॉल में ग्रिग्नार्ड डालना है, तो ग्रिग्नार्ड दे रखा है, तो पहले नंबर पर आप सीधे आंख बंद कर मिथेनॉल बना देंगे, और दूसरे नंबर पर हर बार क्या होता था? H2O डलता था, याद करिए H2O डलता था H प्लस की प्रेजेंस में, तीनों बार देखिए हमेशा, पहले ग्रिग्नार्ड फिर ये, बस खत्म क्वेश्चन सर, पूरे नंबर मिल गए, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है सर। सर चौथा पार्ट क्या है बताइए? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr, ठीक है सर, ग्रिग्नार्ड दे दिया, बना क्या ना है सर? 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल, 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल और प्रोपेन 2ऑल, मतलब सर ये तो 3 डिग्री अल्कोहल है। मैंने कहा हाँ बेटा, तो आप कहेंगे सर 3 डिग्री अल्कोहल वाले में थर्ड स्टेप है, कीटोन डालना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, तो कीटोन कितने कार्बन का डालें सर? इधर टोटल कितने कार्बन है चेक करिए, 1 2 3 4, इधर 4 कार्बन है टोटल, इधर कितने कार्बन है चेक करिए, 1 है, इधर 4 है, इधर 1 है, मतलब 3 शॉर्ट में है भाई, हम 3 कम है,
तो 3 कार्बन का कीटोन डाल दीजिए। 3 कार्बन का कीटोन क्या होता है? प्रोपेनॉन होता है। और दूसरे नंबर पर क्या डाल देंगे? H2O/H+ डाल देंगे, वही अपना। तो इस तरह से देखिए आप, ना सिर्फ हम क्वेश्चन को करा रहे हैं बल्कि हम लोग उसकी एप्लीकेशन भी आपको बता रहे हैं साथ के साथ कि कितना आसान है। इसके बाद हम चलते हैं सीधे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल से बनाया जाता है। एमओपी ऑफ फिनॉल, फिनॉल को कैसे बनाया जाएगा? फिनॉल को कैसे बनाया जाएगा? कैसे बनाया जाएगा फिनॉल को भैया? सर बहुत आसान है फिनॉल को बनाना। 4 पार्ट है इसमें, फटाफट से देख लीजिए। पहली रिएक्शन फ्रॉम डाउस प्रोसेस, डाउस प्रोसेस है पहला। सर क्या होता है डाउस प्रोसेस में? भैया सिंपल देखो, ये सभी को पता होगा वैसे तो। क्लोरोबेंजीन लिया जाता है और इसमें NaOH डालते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर याद कर लेना भैया, याद कर लेना। टेम्परेचर प्रेशर 623 केल्विन टेम्परेचर है और प्रेशर है 300 atm। 300 310 कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने ज्यादा टेम्परेचर पर हमेशा याद रखिएगा HCl बहुत आसानी से निकल जाता है, उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है और बच जाता है ONA। फिर जो HCl निकला वही डाल दीजिए ठंडा करके, ठंडा करके डाल दीजिए तो सिंपल भैया NaCl निकल जाएगा और OH बन जाएगा। तो फिनॉल बनने का पहला तरीका हो गया, डाउस प्रोसेस खत्म। दूसरा क्या है फिनॉल बनने का? फिनॉल बनने का दूसरा तरीका है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सर अब ये क्या आइटम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड? तो सुनो मेरी बात, अगर बेंजीन में H2SO4 डाल दिए हो ना, सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फोनेशन कर दिए हो बेंजीन का, तो इसके ऊपर SO3H लग जाता है। इसे ही कहा जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसमें H2SO4 डाल के बना सकते हैं या और H2S2O7 डाल के भी बना सकते हैं, जिसे ओलियम कहते हैं। ओलियम, ओलियम कहते हैं। H2S2O7 डाल के भी बना सकते हैं। और इसमें डाल दीजिए एक तो NaOH डाल दीजिए, फिर H+ डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा भैया? सारा का सारा मामला चपाचट निकल जाएगा और बन जाएगा ऊपर OH, एकदम स्पॉट। ठीक है। तीसरा तरीका है फ्रॉम BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये बहुत फेमस तरीका है और आप लोगों ने सुन भी रखा है, कर भी रखा है। N2+Cl- में हम HOH डाल देते हैं और हल्का सा उसे गर्म कर लेते हैं, वार्म, हल्का सा गर्म। तो भैया ये HCl के साथ निकल जाएगा, यहां से N2 गैस निकल जाएगी और ये OH- बेचारे जो बचे हुए हैं वो बेंजीन पे चुपचाप जाके लग जाएंगे। इसके साथ N2 गैस और HCl निकल जाएगा, OH चुपचाप उधर लग जाएगा। ठीक है भैया। BDC बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड तो आपको पता ही है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इसका नाम। और जो चौथा और आखिरी तरीका है वो है फ्रॉम क्यूमीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ही बारी में जेई और नीट दोनों में आ गया, एक ही साल में आ गया। क्यूमीन, क्यूमीन का दूसरा नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, याद रखिएगा, ये भी आ सकता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो क्या है भैया क्यूमीन? किस जाति का आइटम? बेंजीन है और उस पर आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है। आइसोप्रोपाइल का तो मतलब मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूं, जिसको याद नहीं है वो सुन ले, 2 CH3 और 1 CH है। इसका अगर मैं एरियल ऑक्सीडेशन कर दूं भाई, एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन कर दूं अगर, मतलब हवा, हवा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, हवा ही काम कर देगी भैया, ये हवा ही काम कर देगी, हवा ही इस कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगी। कैसे ऑक्सीडाइज करेगी हवा? ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में,
कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऐसे लग जाएगी जाकर, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऐसे OO बन जाएगी। ये देखो दोनों O कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में लग गया, COOH। बट ये एसिड नहीं है, याद रखिएगा, ये है परऑक्साइड, ये है क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। और जब इसको हम गर्म करेंगे ना बच्चा, जब इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, एसिड के प्रेजेंस में तोड़ेंगे, तो इसमें से ये COCH3 निकल जाएगा, ये COCH3 निकल जाएगा। तो बन जाएगा बेंजीन पर सिर्फ क्या रह जाएगा, OH। ये जो OH था वो रह जाएगा, और इसके साथ ये निकल के अलग, पटाश, अलग हो गया ये। तो ये आपको समझना है, ठीक है। तो ये MOP हो गया। आते हैं इसकी सेकंड थर्ड पार्ट पर, जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे अहम बात क्या है, सबसे अहम बात कि भैया ये जो अल्कोहल है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बहुत हाई है। ये एक अहम है, अहम पॉइंट। क्या कि अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स are involved in intermolecular H bonding and thus, और इसीलिए possess greater boiling point and solubility then किस किस से then their corresponding, corresponding मतलब उतने ही कार्बन वाले, then their corresponding उतने ही कार्बन वाले एल्डिहाइड से, कीटोन से, एथर से और हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है बच्चों, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन सबसे ज्यादा होता है। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सबसे ज्यादा होता है, ये आपको लर्न कर लेना है। इसका मतलब सबसे कम एल्केन का होता है या फिर हाइड्रोकार्बन का, उससे ज्यादा होता है एथर्स का, एथर से ज्यादा होता है एल्डिहाइड्स का, एल्डिहाइड से ज्यादा होता है कीटोन्स का, कीटोन से ज्यादा होता है एमाइंस का, जो अगले चैप्टर में है। एमाइन से ज्यादा अल्कोहल, और अल्कोहल से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 1 पे होता है। मतलब अगर अल्कोहल से ज्यादा कोई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने वाला, तो वो एक ही प्रजाति है, वो कौन है आप लोगों की, कार्बोक्सिलिक एसिड। अदरवाइज कोई अल्कोहल से ज्यादा नहीं दिखाने वाला, अल्कोहल से ज्यादा टक्कर वाला कोई आइटम नहीं। ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। इसी में एक और चीज जोड़ देता हूं फिनॉल की, कि अगर मैं कुछ खास फिनॉल की बात करूं जिसमें नाइट्रोफिनॉल आ जाता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कहते हैं बच्चों, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसका H इसके ही O के साथ अंदर ही अंदर बॉन्ड बना देता है, जिसे हम कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। अंदर ही अंदर बॉन्ड बनाने वाला इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। और वहीं पर अगर मैं एक पैरा वर्जन बनाता हूं, मतलब OH है और NO2 है,
तो भाई ये इतनी दूर से बॉन्ड नहीं बना पाता, इतनी दूर से। क्यों? क्योंकि एच बॉन्डिंग, मैं आप सभी को एक बार याद दिला दूं, एच बॉन्डिंग नाम से तो बॉन्डिंग है, बट ये कोई बॉन्डिंग नहीं है, ये भी एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जो हाइड्रोजन होता है वो पार्शियल पॉजिटिव होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो पार्शियल नेगेटिव होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो उसके नाम पे बॉन्डिंग है, परंतु वो बॉन्डिंग नहीं है, वो भी एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, परंतु वो वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा मजबूत होता है, परंतु है तो वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और हमें ये पता है बहुत छोटी क्लास से कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है ना बेटा, वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब जितने आप पास पास रखेंगे वो उतना इफेक्टिवली काम करेगा, जितने आप उसे दूर दूर कर देंगे उनकी इफेक्टिविटी कम हो जाएगी। ये इतनी दूर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, फिर क्या करेगा भैया, ये दूसरे अल्कोहल को पकड़ेगा, दूसरे अल्कोहल को पकड़ेगा तो उसके साथ एच बॉन्डिंग बनाएगा, ये रहा। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को, जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बना रहा है, वो अंदर ही अंदर था, ये एक दूसरे के साथ बना रहा है, इसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, ये अंदर ही अंदर होता है। तो भैया इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर क्या है बताना मुझे। अंतर इसमें यह है कि इसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ जुड़ा होता है, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, नेटवर्क होता है, नेटवर्क, जिसकी वजह से ये उड़ नहीं पाते, वॉलेटाइल नहीं हो पाते, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है। पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है, एंड इसी की वजह से पोजेस ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होता है, एंड वॉलेटाइल नहीं है, उड़ते नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं ना, उड़ कैसे पाएंगे, उड़ मतलब एस्केप नहीं कर पाएंगे, वेपर्स नहीं बन पाते आसानी से। लीस्ट वॉलेटाइल, भाप बन के उड़ते नहीं है, गर्म करोगे तो उड़ेंगे नहीं आसानी से, लीस्ट वॉलेटाइल। यहां पर क्या है, इजीली बॉयल हो जाएंगे, इजीली वॉलेटाइल हो जाएंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से थोड़ा ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, अंदर ही अंदर बना रहा है, एंड पोजेस lesser boiling point and easily be escaped through steam volatile, स्टीम वॉलेटाइल हो जाते हैं। ठीक है भैया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पेपर में भी आता है कि अगर मान लीजिए मैंने कह दिया एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और एक पैरानाइट्रोफिनॉल है, बताइए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बताइए दोनों में से कौन आसानी से स्टीम वॉलेटाइल हो जाएगा, दोनों में से भाप बन के कौन उड़ जाएगा, तो आपका जवाब होना चाहिए ऑर्थो वाला। क्यों? क्योंकि उसमें इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग होता है। अगर क्वेश्चन है दोनों में से बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ज्यादा वो होगा जिसमें एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी, तो वो इंटरमोलिकुलर एज बॉन्डिंग वाला होगा, वो पैरानाइट्रोफिनॉल वाला होगा। तो इससे आप क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। अब आते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज, पहले अल्कोहल की फिर एथर की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स की अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो अल्कोहल का जो नेचर है ना बेटा, अल्कोहल आरओएच है, समझो मेरी बात को। इसमें ऑक्सीजन के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन और यहां पर कार्बन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये भी पोलर बॉन्ड हुआ, पोलर बॉन्ड मतलब जिसमें पोलैरिटी है, प्लस माइनस है। और अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बात बनाता हूं, ये भी पोलर बॉन्ड है, दोनों ही बॉन्ड पोलर बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड मतलब इजी टू ब्रेक बॉन्ड, आसानी से टूटने वाले बॉन्ड, इजी टू ब्रेक बॉन्ड, आसानी से टूटने वाला, ये भी बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, ये भी बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। बॉन्ड आसानी से टूट जाएंगे, ये इजी टू ब्रेक बॉन्ड, आसानी से टूटने वाले बॉन्ड, दोनों ही बॉन्ड आसानी से टूट जाएंगे। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली 3 भागों में डिवाइड की जाती है। पहला भाग जिसमें CO बॉन्ड टूटेगा, CO बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड मतलब आरओ बॉन्ड, जिसमें C और O का बॉन्ड टूटेगा, तो ये ऐसे बनाएंगे R, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ROH, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है।
ठीक है, इससे R प्लस मिलेगा और मिलेगा OH माइनस, ऑब्वियसली R प्लस और OH माइनस, इसमें मतलब यहां पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है। यही तो शुरू ओके, तो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है, यहां पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा जल्दी बॉन्ड कौन तोड़ देगा? जो स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। स्टेबल कार्बोकैटायन कौन होता है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है ओके, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये है टाइप 1। टाइम लगता है, ये है टाइप 1। इसमें कितनी रिएक्शंस है? इसमें 2 रिएक्शंस है। पहला अभी हाथों हाथ बता दूंगा क्योंकि हेलो एल्केन की रिएक्शन है, विद HX के साथ। HX मतलब HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, कर चुके हैं हम लोग पहले ही चैप्टर 1 में हेलो एल्केन में। तो जब ROH में HX डाल दिया जाता है मेरे बच्चों, तो क्या बनता है? ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और RX हेलो एल्केन बनता है, उसके साथ निकलता है पानी। और इसी की अगर मैं दूसरी रिएक्शन की बात करता हूं तो वो है 3, PCl3 के साथ बनाओ, PCl5 के साथ बनाओ या SOCl2 के साथ बनाओ। कौन मुझे बताएगा SOCl2 के साथ वाली रिएक्शन क्या कहलाती है? नाम क्या है SOCl2 का? SOCl2 का नाम किसी को याद नहीं है? थायोनाइल क्लोराइड है SOCl2 का नाम, और इसके साथ रिएक्शन कहलाती है डार्जेंस प्रोसेस। जब इसमें ये बॉन्ड टूट जाता है, ये RCl के साथ जाता है, RCl के साथ जाता है हमेशा, तो बनता है RCl। तो ये टाइप 1 की मैंने दोनों रिएक्शन हाथों हाथ बता दी आपको क्योंकि ये बहुत इजी थी। जब टाइप 2 में जाता हूं मैं बच्चों, टाइप 1 देख रहे हैं आप, अल्कोहल का स्वभाव देखिए। अल्कोहल ये वाला बॉन्ड भी तोड़ रहा है, ये वाला बॉन्ड भी तोड़ रहा है, वाह यार। उधर टूट रहा था CO बॉन्ड, इधर टूटेगा OH बॉन्ड, डार्जेंस प्रोसेस। RO और H इस तरह से टूटेगा तो बनेगा RO माइनस और H प्लस। तो यहां पर कार्बन वाले हिस्से पे नेगेटिव चार्ज है, वहां पर कार्बन वाले हिस्से पे पॉजिटिव था, तो उसको हम कहते थे अल्कोहल एज न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल। अल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज में टूट रहा था। ये है अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की तरह अल्कोहल ट्रीट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज, वहां पर अल्कोहल पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट हो रहा था। मतलब अल्कोहल वर्सटाइल है। वर्सटाइल क्या होता है बेटा? वर्सटाइल का मतलब होता है अलग अलग वैरायटी दिखाना। तो अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल भी रिएक्ट कर सकता है न्यूक्लियोफाइल के साथ भी, क्योंकि अल्कोहल का CO बॉन्ड भी टूट सकता है, OH बॉन्ड भी। दोनों क्यों टूट सकते हैं? क्योंकि दोनों बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, इजी टू ब्रेक बॉन्ड है। पोलर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले, है ना? बेटा पढ़ो बाबू, बेटा पढ़ो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इसमें क्या लिखेंगे हम? इसमें बोथ बॉन्ड्स आर पोलर ड्यू टू the electronegativity of oxygen, due to the electronegativity of oxygen, due to the electronegativity of oxygen, both bonds are polar and easy to break. So alcohols are versatile in nature, can react with both electrophiles एंड विद न्यूक्लियोफाइल्स। उनके साथ और उनके साथ दोनों की तरह रिएक्ट कर सकता है, खुद इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। ठीक है,
इसकी भी दो रिएक्शंस है बच्चों, इसकी भी दो रिएक्शन है। ए विद मेटल्स, मेटल्स के साथ, जैसे ROH को Na के साथ रिएक्ट करूंगा तो क्या होगा बताओ? ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा सर, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। RO किसके साथ जाएगा सर? Na के साथ जाएगा सर। तो क्या बनेगा? RONA प्लस H प्लस नहीं निकलेगा, H2 गैस निकलेगी। क्योंकि ध्यान रखना मेरी बात, जो जो H प्लस देता है इसका मतलब ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब ये वाली रिएक्शन जो टाइप 2 है, आप देख सकते हैं यहां पर ये H प्लस दे रहा है, मतलब एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। और हम जानते हैं कि अल्कोहल की एसिडिटी पानी से भी कम होती है। मतलब अल्कोहल H प्लस देता तो है बट उसकी टेंडेंसी बहुत बहुत कम होती है, बहुत कम। इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। अल्कोहल सारा एसिडिक, पीछे लिख रहा हूं, alcohols are acidic but acidity is lesser than water, पानी से कम है। और यहीं पे एक और ट्विस्ट है, क्यों? कि फिनॉल्स आर मोर एसिडिक। तो इसका मतलब यहां पे मैं कौन से अल्कोहल की बात कर रहा हूं? यहां पे मैं बात कर रहा हूं एलिफेटिक अल्कोहल, मतलब जिनमें बेंजीन नहीं होते उनकी। फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन water as after the loss of H plus they are रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। वहां पर क्या हो रहा है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो रहा है। फिनॉल फिनॉक्साइड आयन बनता है, वहां पर रेजोनेंस होता है। मतलब ROH ये वाला बॉन्ड तोड़कर बन जाती है RO माइनस और H प्लस, तो ये अनस्टेबल होता है। तो अगर कोई टूट के अनस्टेबल बनेगा तो वो टूटेगा ही क्यों बॉस? अगर ये टूट के अनस्टेबल बन रहे हैं तो भैया ये टूटेंगे नहीं ना। तो इसका मतलब ये इस तरह से नहीं टूटते हैं, इस तरह से कम टूटते हैं, कम। तो H प्लस देते हैं कम। अगर मैं बात करता हूं फिनॉल की, तो फिनॉल में ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये बनता है फिनॉक्साइड आयन, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो ये प्रोसेस ज्यादा होता है, बात खत्म। तो इसका मतलब एसिडिटी की अगर मैं बात करता हूं, फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, फिर H2O है, फिर ROH है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ है। इसमें एक और ट्विस्ट डाल देता हूं साथ के साथ। इफ फिनॉल्स के अंदर, फिनॉल्स हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG, लाइक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लाइक जैसे NO2 है या हैलोजन है, then they are more acidic, then they are more acidic as, क्यों? then they are more acidic as these groups increases the stability after the loss of H plus। ये H प्लस देने के बाद स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। मतलब ये चाहते हैं जल्दी से H प्लस दे दे। आप समझो मेरी बात, ये चाहते हैं जल्दी से H प्लस चला जाए भैया। और इसका उल्टा क्या होता है? अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, वो फिनॉक्साइड आयन के फेवर नहीं करता, बनना डिस्टेबलाइज कर देता है। इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी, इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन में लिख सकते हो। फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन मतलब H प्लस दे देने के बाद उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है।
वहीं पर इफ फिनॉल्स हैव EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, लाइक CH3, OCH3, then they are less acidic, वो कम एसिडिक होते हैं. क्यों? As these groups destabilizes the फिनॉक्साइड आयन, ये फिनॉक्साइड आयन को डिस्टेबलाइज करते हैं. इसका मतलब अगर मान लो इस पे CH3 ग्रुप है तो भैया वो फिनॉल से कम एसिडिक होगा, फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि ये CH3 ग्रुप अभी अभी मैंने बोला है, ये CH3 ग्रुप क्या करेगा, CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा और इसको अनस्टेबल करेगा. परंतु अगर वहीं पर कहीं पे लगा हुआ है फिनॉल पे NO2 ग्रुप तो उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ऐसे ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं और एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं. और अगर ऐसे ग्रुप ज्यादा लगे हो भाई साहब, समझ लो मेरी बात, अगर 2 लगे हो उससे ज्यादा एसिडिक होगा, और कहीं अगर 3 लगे हो तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा. इसे पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, पिक्रिक एसिड. ये फिनॉल का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि ये 3 NO2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है. तो इसका मतलब जितने ऐसे ग्रुप्स लगे होंगे उतनी इफेक्टिविटी और बढ़ जाएगी उसकी. ठीक है, ये हमने सारा समझ लिया फिनॉल का एसिडिक बिहेवियर. अब आते हैं इसके बी रिएक्शन पर. बी रिएक्शन, बी है एस्टेरिफिकेशन. एस्टरिफिकेशन मतलब एस्टर बनना. एस्टर कैसे बनाया जा सकता है, ध्यान से देखो, ROH है, इसमें हम डाल सकते हैं RCOOH. एक तो ये तरीका बता रहा हूं, एक बार ROH को एक और सिखाता हूं तरीका. इसमें डाल दो RCOCl. ठीक है, दोनों में, दोनों रिएक्शन जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों. यहां पर H के साथ OH चला जाता है, H के साथ ये वाला बॉन्ड तो टूटना है ऑब्वियसली, यही वाला बॉन्ड टूटेगा, ये तो मैंने सिखाया ही है. तो बन जाएगा RCOOR एस्टर और निकलेगा पानी. यहां पर भी ROOCR मतलब RCOOR एस्टर बनता है और निकलता है HCl. क्योंकि इसका प्रोडक्ट HCl होता है तो यहां पर एक बेस डाल दिया जाता है पिरिडीन. पिरिडीन एक बेस होता है जो इस HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है, खत्म कर देता है HCl, जिसकी वजह से रिएक्शन आगे फॉरवर्ड जाती है. तो इसका मतलब आपके सामने अभी एक बार दोबारा रिव्यू कर देता हूं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, दुनिया का सबसे आसान टॉपिक जिसे बच्चे मोस्ट डिफिकल्ट मानते हैं, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा. आप अल्कोहल को देखिए, अल्कोहल में ROH होता है और इस बात को समझिए कि ऑक्सीजन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज. इस नेगेटिव चार्ज की वजह से OH वाला बॉन्ड इधर और OC वाला बॉन्ड इधर, दोनों बॉन्ड पोलर हो जाते हैं. और हम जानते हैं पोलर बॉन्ड आर इजी टू ब्रेक बॉन्ड, दोनों बॉन्ड आसानी से टूट सकते हैं. CO बॉन्ड भी टूट सकता है, OH बॉन्ड भी टूट सकता है. अगर CO बॉन्ड टूटता है तो उस केस में अल्कोहल बनता है टाइप 1. CO बॉन्ड टूट गया, अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है. इसमें 2 रिएक्शन है, HX के साथ और PCl3 वाले के साथ, जैसे चैप्टर 1 में हम कर रहे हैं. दूसरे वाले में OH बॉन्ड टूटता है. OH बॉन्ड जब टूटता है तो अल्कोहल की एसिडिटी शो होती है, और मैंने आप लोगों को कड़े शब्दों में बता दिया कि अल्कोहल की एसिडिटी पानी से भी कम होती है. और जब बात एसिडिटी की होती है तो फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं, क्योंकि उसमें H+ देने के बाद वो बनते हैं फिनॉक्साइड आयन जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं. और यहां पर H+ देने के बाद ये अनस्टेबल होते हैं. ये इसलिए H+ देना नहीं चाहते या देना कम चाहते हैं. इसकी वजह से जब ये मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो H+ नहीं निकलते, H2 गैस निकलती है. और इसकी दूसरी रिएक्शन जिसमें COOH बॉन्ड टूटता है वो है एस्टेरिफिकेशन. तो टाइप 1 और टाइप 2 कर चुके हैं. अब आता है टाइप 3. टाइप 3 क्या है? टाइप 3 भी क्या है? 2 हो तो गए, OH बॉन्ड टूटेगा या CO बॉन्ड टूटेगा. यस,
तो टाइप 3 आता है जिसमें अल्कोहल एज होल काम करता है, अल्कोहल एज होल, पूरा अल्कोहल रिएक्ट करता है, और इसमें भी दो रिएक्शन है, पहला ऑक्सीडेशन और दूसरा डिहाइड्रेशन। तो बच्चों ये दोनों रिएक्शन अब आप बहुत ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो जाए। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, आपको बस एक बात समझनी है कि अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल ले लेता हूं, 1 डिग्री अल्कोहल RCHHOH, ये है 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। इसका जब ऑक्सीडेशन किया जाएगा, ऑक्सीडेशन यहां पर होता कैसे है, एक PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज करती है 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड्स। कैसे, इसमें एक तो OH वाला बॉन्ड टूटता है और एक अल्फा CH, मतलब जो इससे साथ जुड़ा हुआ है अल्फा कार्बन, उसका एक CH बॉन्ड टूटता है, ठीक है, दोनों की एक एक वैलेंसी टूट गई, खाली हो गई, तो क्या बन जाएगा, दोनों की एक एक वैलेंसी खाली हो गई, दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं, यहां पर बन जाता है यस एल्डिहाइड। तो यहां पर ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं। तो ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं या तो PCC डालकर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, या फिर एक और तरीका भी है बच्चों, कॉपर के वेपर्स डालकर। कॉपर के वेपर मतलब कॉपर 573 केल्विन पर वेपर्स की तरह काम करता है, और इसकी प्रेजेंस में भी यही रिएक्शन होती है जिसमें दोनों हाइड्रोजन हट जाते हैं, दोनों हाइड्रोजन हट जाते हैं। आपको यह समझना है, इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल में अगर मैं PCC डालूं तो भी एल्डिहाइड बनेगा, और कॉपर के वेपर्स डालूं, और कॉपर वेपर कब बनता है, 573 केल्विन पर, ये आपको लर्न करना है, तो आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। इसी तरह से बच्चों अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल की बात करता हूं, 2 डिग्री अल्कोहल और उसमें क्या अंतर होता है, सिर्फ एक ही तो अंतर है सर, ऊपर H की जगह एक और R आ जाएगा, एक और कार्बन आ जाएगा, बिल्कुल। इसमें अगर ये वाला बॉन्ड टूटे और ये वाला बॉन्ड टूटे तो क्या बनेगा, इसमें हम PCC नहीं यूज करते जनरली, PCC हम जनरली तभी यूज करते हैं जब अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना होता है, ठीक है। PCC 3 चीजों से मिलकर बनता है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से, पिरिडीन से, पिरिडीन मतलब C5H5N और HCl, ये ध्यान रखिएगा, ये 3 चीजों से मिलकर बनता है PCC। अच्छा, 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है ना, सिर्फ आप CrO3 डाल दो, CrO3 अकेला जब होता है ना वो ज्यादा पावरफुल काम करता है, ये समझ लो, C5 ये दोनों इसके एक्शन को कमजोर कर देते हैं, पर यहां पर ये ज्यादा पावरफुल काम करता है और इनको बना देता है कीटोन, कीटोन। तो 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में बन जाता है। याद करिए बच्चों, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो ये भी डिहाइड्रोजिनेशन ही कहलाता है। तो डिहाइड्रोजिनेशन के लिए स्पेशलिस्ट कौन है, कॉपर के वेपर्स। डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करना। वहीं पर अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल की बात करूं ना बच्चों, 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, ऊपर भी R नीचे भी R, OH। इसमें ये वाला बॉन्ड तो टूटेगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड तो टूटेगा, पर इसमें इसके पास वाले के पास कोई भी H बॉन्ड नहीं है, देख पा रहे हैं आप, H बॉन्ड ही तो वीक होते हैं, कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन 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 बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो नहीं टूटते। तो नो ऑक्सीडेशन, यहां पर ऑक्सीडेशन नहीं होता, इस बात को आपको ध्यान रखना है 3 डिग्री अल्कोहल्स का। तो एक बार दोबारा समराइज कर लेते हैं बच्चों, 1 डिग्री अल्कोहल में PCC डाल दो या कॉपर के वेपर डाल दो, बन जाएगा एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल में CrO3 डाल दो,
या कॉपर वेपर डाल तो बन जाएगा कीटोन। 3 डिग्री अल्कोहल में कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा, हालांकि अगर इसमें कॉपर वेपर्स डाल देते हो तो वह एल्कीन बना देता है, ये आपको ध्यान करना है। कॉपर एट 573 केल्विन पर ये आपको एल्कीन बना देगा, परंतु ऑक्सीडेशन नहीं होगा इसका। ठीक है, ऑक्सीडेशन में याद करिए 1 डिग्री अल्कोहल में पीसीसी डालेंगे। पीसीसी क्या होता है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसमें क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक ट्राई ऑक्साइड में हम पिरिडीन और HCl डाल देते हैं, जिससे CrO3 का वर्क एक्शन थोड़ा कमजोर हो जाता है। कीटोन के केस में 2 डिग्री अल्कोहल के केस में हम डायरेक्ट CrO3 डाल देते हैं, क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग एक्शन चाहिए होता है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक्शन क्यों चाहिए होता है? स्ट्रॉन्ग एक्शन इसलिए चाहिए होता है क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से जो एल्डिहाइड मिला वो फिर से ऑक्सीडाइज हो सकता है, क्योंकि इसमें फिर से एक CH बॉन्ड है एसिड के अंदर, तो वो प्रिवेंट करना होता है, हम उसे रोकते हैं ऐसा ना हो, इसलिए उसको एक्शन को कंट्रोल करना होता है। तो ये और ये डालकर इसके एक्शन को कंट्रोल करते हैं, नहीं तो भैया ये तुम्हारी पहुंच के बाहर चला जाएगा। ये दोबारा से क्या बन जाएगा? RC, इधर भी O और उधर भी OH, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं? CrO3 नहीं डालते, हम इसमें डालते हैं CrO3 के साथ पिरिडीन और HCl, जो इसके एक्शन को थोड़ा सा कंट्रोल करती है। कीटोन के केस में ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें और CH बॉन्ड है ही नहीं, तो उसका आगे ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं दूसरी रिएक्शन की, टाइप 3, जिसमें पूरा अल्कोहल पार्टिसिपेट करता है। उसकी दूसरी रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब जिसमें पानी का रिमूवल होता है। डिहाइड्रेशन, पानी का रिमूवल होना। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें भी पूरा अल्कोहल पार्टिसिपेट करता है। मान लीजिए H है, H है, इथेनॉल ले लेता हूं मैं, HCHH और OH। तो होता क्या है इसमें, जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है और टेम्परेचर 443 होता है, तो एक कार्बन देता है OH और उसके पास वाला कार्बन देता है H, जिससे क्या बन जाता है? ये CH2 बन जाता है, ये CH2 बन जाता है, और बीच में बन जाता है डबल बॉन्ड। एक बॉन्ड तो था ही, एक एक वैलेंसी और कम हो गई तो डबल बॉन्ड बन गया। अगर आप इसका मैकेनिज्म हम शो करें, मैकेनिज्म मतलब ये रिएक्शन हुई कैसे, तो सबसे पहले CH3CH2OH, मैंने बेटा इसी अल्कोहल को जोड़ के लिखा, आप चेक कर सकते हैं, CH3CH2OH। इसमें क्या डाल देंगे? एसिड से, कंसंट्रेटेड एसिड से आया H+। हाँ, कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, कोशिश करो ROH लोगे तो फंस जाओगे R से, इसलिए R के पास CH2OH ले लो, जिससे आप आसानी से दिखा पाओ, या फिर और CH2 ले लो इधर भी, जिससे आप और आसानी से शो कर पाओ। मैकेनिज्म में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी ले लो। अब ये H+ इस पर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH3CH2OH, तो था ही, एक और H चला जाएगा तो OH2 बन जाएगा। OH तो था ही भाई, एक और H आ गया तो OH2 बन जाएगा, और इसके ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन जब भी 3 जनों के साथ जुड़ता है उसके पास आता है एक पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? CH3CH2OH2, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? ये विड्रॉ कर लेगा बॉन्ड, और यहां से H2O चुपचाप निकल जाएगा, चुपचाप निकल जाएगा। ठीक है, इसका नाम इथाइल है बच्चों, इथाइल। और ऑक्सीजन पे जब भी प्लस आता है ना, उसे कहते हैं ऑक्सोनियम, ऑक्सोनियम। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका नाम है इथाइल ऑक्सोनियम आयन, इथाइल ऑक्सोनियम आयन। तो क्या होगा? इसमें से H2O चला जाएगा तो CH3CH2 बचेगा। ऑब्वियसली जब ये निकल जाएगा तो प्लस इधर आ जाएगा ना, गरीब हो जाएगा ये, और चुपचाप निकल गया H2। अब फाइनल स्टेप, थर्ड स्टेप, इसको खोल के दिखाऊंगा मैं। CH3CH2 को खोल के कैसे? ये अनस्टेबल कार्बोकैटायन बना, अनस्टेबल कार्बोकैटायन बनना नहीं चाहता था, इसलिए ये स्टेप हमारा क्या हुआ? बहुत ज्यादा स्लो। और जो स्लो होता है वही बच्चों होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये इस तरह से जुड़ा हुआ था, इस पे प्लस चार्ज है, तो क्या हुआ है?
कोई एक हाइड्रोजन का, किसी एक, इधर वाले का, इधर वाले का या इधर वाले का, किसी एक का जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन बनाने के चक्कर में और डबल बॉन्ड बन जाता है और वो H+ के रूप में निकल जाता है। ये वही H+ है जो आया था कैटलिस्ट में, आया और H2 निकाल के चला गया। ये 3 स्टेप में इसकी मैकेनिज्म होती है। याद रखिए सेकंड स्टेप इसका स्लोएस्ट स्टेप होता है क्योंकि सेकंड स्टेप में 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है जो कि अनस्टेबल है। मतलब अगर मैं इसकी जगह कोई 2 डिग्री अल्कोहल ले लेता तो ऑब्वियसली वो थोड़ा जल्दी होता। क्यों? क्योंकि वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाता, तो वो रिएक्शन इसके कंपैरेटिवली थोड़ा जल्दी होता और इजीली होता। और वहीं पर अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल ले लेता तो वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाता है स्टेप 2 में, तो वो तो और जल्दी हो जाता। इसीलिए रेट ऑफ डिहाइड्रेशन अगर आपसे कोई पूछे, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे सबसे जल्दी 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। 3 डिग्री में सबसे जल्दी हो जाता है, सबसे इजीली हो जाता है, सबसे कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। जहां 3 डिग्री में हमें जरूरत पड़ती है 443 केल्विन की, मैं आपको बताऊं 2 डिग्री में टेम्परेचर बहुत कम लगता है, 440 केल्विन में, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 1 डिग्री में 443 केल्विन लगता है तो 2 डिग्री में 440 केल्विन, परंतु 3 डिग्री में कम से कम 100 डिग्री कम लगता है, 343 केल्विन के आसपास, 100 डिग्री के आसपास कम लगता है टेम्परेचर। याद रखिएगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब जो पानी निकालेंगे वो कौन हो सकते हैं? H2SO4 भी हो सकते हैं और H3PO4 भी हो सकते हैं, ये दोनों ही हो सकते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स की बात। जब हम रिएक्शन ऑफ फिनॉल की बात करते हैं बच्चों, तो फिनॉल की रिएक्शन भी उसी हिसाब से बटी होती है। फिनॉल की रिएक्शन भी उसी हिसाब से बटी हुई होती है। कैसे? रिएक्शन ऑफ फिनॉल कैसे, ध्यान से देखिएगा। फिनॉल क्या होता है? OH, बेंजीन के ऊपर OH, ये फिनॉल होता है। बेंजीन के ऊपर OH, ये होता है फिनॉल बच्चों। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर ये वाला बॉन्ड तो टूटेगा ही नहीं। इसका मतलब अगर हम ये वाली रिएक्शन सोच रहे हैं करेंगे तो ये तो नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। कौन सा बॉन्ड नहीं टूटेगा? C और O, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि 3 कारण है, आपको पता है। पहला कारण है ये लेस पोलर बॉन्ड है, ये बॉन्ड बहुत कम पोलर है क्योंकि ये कार्बन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दूसरा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसके अंदर, अभी अभी मैंने बताया था इसमें डबल बॉन्ड हल्का सा होता है, बॉन्ड मजबूत होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। और तीसरी बात, अगर ये टूट जाए तो ये बन जाएगा ऐसे, ये प्लस बन जाएगा और OH माइनस बन जाएगा, ये बन जाएगा फिनाइल कार्बोकैटायन। बेंजीन के ऊपर फिनाइल कार्बोकैटायन बड़ा ही अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल, तो ये बनता है अनस्टेबल फिनाइल कार्बोकैटायन। तो इसलिए ये प्रोसेस तो होगा ही नहीं, ये हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल। अगर ये टूटेगा तो ये बनेगा, ये बहुत अनस्टेबल कार्बोकैटायन है, ये नहीं बनेगा। तो यहां पर ये तो रिएक्शन होती ही नहीं। दूसरी रिएक्शन कौन सी है? जिसमें O और H बॉन्ड टूटता है, O और H बॉन्ड ये टूट सकता है। क्यों? क्योंकि ये अगर टूटेगा तो ये O माइनस और H+ बनाता है, ये एसिडिटी दिखाता है और इसकी रिएक्शन हम पहले ही बता चुके हैं, वही Na वाली रिएक्शन है, Al वाली रिएक्शन है, फटाफट से दिखाता है, ये जल्दी दिखाता है। ये OH को अगर मैं NaOH में डाल दूं तो ये H+ फटाफट से निकल जाएगा, टूट जाएगा आसानी से और उस पे लग जाएगा ONA। ये रिएक्शन होती है, आसानी से होती है, एसिडिटी शो करती है। अब बचते हैं 2 पार्ट अहम, एक
जिसमें फिनॉल एज होल काम करेंगे, पूरा फिनॉल काम करेगा, और एक जिसमें बेंजीन की रिएक्शन होगी, बेंजीन पे रिएक्शन होगी, रिएक्शन ऑफ बेंजीन। और रिएक्शन ऑफ बेंजीन मैं आपको 11th क्लास से बताता हुआ आ रहा हूं, अगर किसी को याद नहीं है तो कर लो। 5 होती है, हेलोजन लगना, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, नाइट्रो ग्रुप लगना, सल्फोनेशन, सल्फोनाइल ग्रुप लगना, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, यही 5 है। तो हम लोग ये 2 और करेंगे, और आज का जो टॉपिक है वो हम लोग अल्कोहल फिनॉल खत्म करेंगे। तो ये है अल्कोहल एज होल करेंगे, और फिर करेंगे रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो हम बहुत दूर नहीं है, जुड़े रहिए आप बहुत एनर्जी से, जैसे आप शुरू से जुड़े हैं। तो फिनॉल एज होल में कौन सी रिएक्शन आती है? बहुत ही आसान आसान है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो तुरंत आ जाएगी, और इंपॉर्टेंट भी है। जिसकी पहली रिएक्शन है राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन क्या होता है? राइमर टाइमन रिएक्शन में एकदम इजी पीजी करके बता रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है, बस पढ़ना है और समझ लेना है। तो बस थोड़ा सा ध्यान बटा के मेरी तरह ध्यान से समझते रहिए। राइमर टाइमन रिएक्शन में सबसे पहले लिया जाता है फिनॉल, और इस फिनॉल में याद रख लीजिए डाल दिया जाता है क्लोरोफॉर्म और NaOH। क्लोरोफॉर्म और NaOH কি খাওয়া একটু এই ছুয়ার মতো বেশি বেশি করে खा। ये दोनों डाल दिए जाते हैं। जब ये दोनों डाल दिए जाते हैं तो बेंजीन पर ध्यान रखिए, OH की जगह तो ONA लग जाएगा, NaOH यही काम करता है, पीछे पता लगेगा। अब एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं समझाने के लिए, समझिए। यहां पर हाइड्रोजन लगा होता है बेंजीन के, हर हर ऑब्वियसली बेंजीन के हर उस पे हाइड्रोजन तो लगा होगा ही, इधर भी हाइड्रोजन होगा। तो ये एक H एक Cl के साथ, यहाँ पर 3 क्लोरीन है, एक Cl के साथ HCl बना के निकल जाता है। तो वहां बचा CHCl2, और यहाँ कार्बन की वैलेंसी खाली, तो CHCl2 लग जाएगा यहाँ पर ऐसे। देखो ये एक H एक Cl के साथ चला गया, तो बचा CHCl2, तो वो कार्बन उस बेंजीन की खाली जगह पे जाके लग गया CHCl2। ये समझना पड़ेगा। जिसमें अगर मैं NaOH डाल दूं, अगर 2 NaOH डाल दूं, तो 2 NaOH क्या करेंगे, 2 NaCl बना देंगे, और दोनों जगह क्लोरीन क्लोरीन लग जाएगा, दोनों जगह OH OH लग जाएंगे, 2 NaCl निकल जाएंगे, दोनों OH OH लग जाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए एक कार्बन पर 2 H अनस्टेबल होते हैं, तो ये H2O बन के निकल जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा ONA, और यहां पर CHO। तो यहां पर वापस अगर आप H प्लस डाल दें, HCl डाल दें, तो ये Na भी उस Cl के साथ लग जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, H लग जाएगा, और यहां पर आपके पास आ गया OH और CHO। इस कंपाउंड का नाम है सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुके हैं, इतनी बात बोलने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी रिएक्शन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन रिएक्शन क्या होता है, OH लगा होता है, पहले तो NaOH डालते हैं, तो ONA बन जाता है ऑब्वियसली, और फिर इसके बाद इसमें डालते हैं CO2 गैस और H प्लस। CO2 गैस और H प्लस डालेंगे, तो आपको पता है ऊपर वाला Na तो OH बन जाएगा, और CO2 यहां आ जाएगा, तो यहां पे भी एक H था बच्चों, ये H जाएगा, हटेगा, और COO और H उसके आगे लग जाएगा, तो COH बन जाएगा, COOH। इस तरह से बन जाता है
इसे हम कहते हैं बच्चों सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। और एक आपको नोट बता देता हूं कि ये सैलिसिलिक एसिड होता है बहुत गजब का, क्योंकि अगर मैं सैलिसिलिक एसिड में डाल दूं एसिटिक एनहाइड्राइड, डाल दूं एसिटिक एनहाइड्राइड, तो ये H चला जाएगा एक CH3COH के साथ, और यहां ऊपर क्या लग जाएगा बच्चों, जल्दी बता दो। O के पास क्या लग जाएगा, O के पास लग जाएगा COCH3, और ये COH तो एज इट इज रहेगा, और दिस इज योर नन अदर देन एस्प्रिन, द मेडिकल, यू नो, मेडिसिन, यू नो, वेरी पॉपुलर। ठीक है, दूसरी रिएक्शन आ गई कोल्ब्स। तीसरी रिएक्शन क्या है, विद जिंक डस्ट। जिंक डस्ट के साथ कैसी रिएक्शन होती है, OH है, Zn आपने रिएक्ट करवाई, तो यहां पर O जो है वो Zn के साथ चला जाता है, और वहां पर उस बेंजीन की वैलेंसी खाली हो जाती है, H वहां लग जाता है, H लग गया, और उसके साथ अलग से निकल गया ZnO, मतलब ये H इधर लग गया, O बीच में से चला गया बेसिकली, तो ZnO बन गया। और अगर मैं फोर्थ रिएक्शन की बात करता हूं, फोर्थ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको गांठ बांध लीजिए, ये इस बार पेपर में आने के लिए है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एयर में फिनॉल को रख लो तो वो धीरे धीरे डार्क कलर का कंपाउंड बन जाता है। ये थोड़ी सी रिएक्शन अलग ढंग से होती है, फिलहाल आप लोग इसे लर्न कर लेंगे। इसमें Na2Cr2O7 या फिर K2Cr2O7 डाल सकते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये बेंजोक्यूनॉन बन जाता है, बेंजोक्यूनॉन। ऊपर भी नीचे भी दो जगह कीटोन लग जाता है, बेंजोक्विनॉन बन जाता है। याद रखिए ये कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं, इसका मतलब जब फिनॉल वैसे कलरलेस होता है, फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, हवा में छोड़ देते हैं, तो वो बना देता है बेंजोक्यूनॉन। ये आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। अब आते हैं, इसकी चारों रिएक्शन हो चुकी हैं, इसकी 4 रिएक्शन है बेंजीन एज होल की। एक आर्टी रिएक्शन, एक कोल्ब्स रिएक्शन, एक Zn डस्ट के साथ, एक ऑक्सीडेशन। राइमर, आरटी मतलब राइमर टाइमन, याद रखना, मैं लिख ही देता हूं यार, राइमर टाइमन। अब आता है आखिरी पड़ाव पे, रिएक्शन ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन की रिएक्शन। बेंजीन पे हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है मेरे बच्चों, फटाफट से एक बार फुल ऑन एनर्जी के साथ समझेंगे। पहली रिएक्शन, सबसे पहली, अगर मैं सिर्फ हेलोजन डाल दूं, इसमें ब्रोमीन डाल दूं, ब्रोमीन के साथ CH2 डाल दूं, कार्बन डाइसल्फाइड डाल दूं ब्रोमीन के साथ, तो रिएक्शन में मुझे मिल तो जाएगा ब्रोमीन, बट या तो ऑर्थो पे लगेगा या तो पैरा पे लगेगा, एक जगह लगेगा। और वहीं पर अगर मैं ब्रोमीन को डाल दूं ना भाई सॉलिड पानी के साथ, तो भैया ब्रोमीन ना तीनों जगहों पर कर देगा आतंक, समझ लो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तीनों जगह लग जाता है, और इसे आता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, जिसकी वजह से ये इस्तेमाल करते हैं फिनॉल के टेस्ट में, फिनॉल के डिस्टिंग्विश टेस्ट में, फिनॉल के डिस्टिंग्विश टेस्ट में। इसी तरह से अगर मैं इसमें सिर्फ HNO3 डाल दूं, डाइल्यूट वाला HNO3 डाल दूं, तो NO2 ग्रुप, हाँ वो तो लूकस टेस्ट है, चैप्टर 1 में ही बता चुके हैं बेटा, हेलो एल्केन वाले चैप्टर में लूकस टेस्ट, ठीक है। 1 डिग्री वाला लेट, 3 डिग्री वाला इमीडिएट टर्बिडिटी देता है, 2 डिग्री वाला टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट, और 1 डिग्री वाला टर्बिडिटी देता है हीट करने पर। अगर मैं डाइल्यूट HNO3 डाल दूं, तो यहां पर ब्रो
NO2 लग जाएगा या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे। परंतु अगर मैं डाल दूं इधर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 तो भाई तबाही मचाने के लिए ये भी काफी है, क्योंकि ये तीनों जगह लग जाता है उसी की तरह, ऊपर वाले की तरह ही पिक्रिक एसिड बना देता है। वहीं पर अगर मैं नॉर्मल H2SO4 डालूं, सल्फोनेशन करूं, तो बेंजीन के इधर भी SO3H लग जाता है ऑर्थो पर, या पैरा पर भी SO3H लग जाता है। और उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन तो हम नहीं भूल सकते। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, CH3Cl डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, या तो ऑर्थो पे लगेगा या तो पैरा पे लगेगा। और उसी तरह से लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, बाबा एग्जॉस्ट फैंटा चलिए था, एसिटाइलेशन CH3COCl और AlCl एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में डालेंगे तो COCH3 ऑर्थो पे लगेगा और COCH3 पैरा पर लगेगा। ठीक है भाई, इसके अलावा कुछ बातें और बतानी मुझे बहुत जरूरी है। चैप्टर अल्कोहल फिनॉल जो हम खत्म कर रहे हैं, इसमें कुछ बातें मुझे और बतानी जरूरी है। क्या कि एक मिथेनॉल जो CH3OH होता है, प्लीज बहुत ध्यान से सुनिए, बस 5 मिनट और लूंगा आप लोगों के, इसको वुड स्पिरिट भी कहते हैं, वुड स्पिरिट भी कहते हैं। ठीक है, ज्यादातर मिथेनॉल कहां बनाया जाता है आजकल? मोस्टली इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम CO, कार्बन मोनोऑक्साइड से। कैसे? कार्बन मोनोऑक्साइड में हम H2 डाल देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। कैटलिस्ट कौन होता है? ZNO और CrO3, और ये बन जाता है CH3OH। आजकल ज्यादातर ये वुड स्पिरिट इस तरह से बनाया जाता है। इसका ज्यादा यूज कहां होता है? पेंट्स में। इट इज यूज्ड इन पेंट्स, वार्निशेस, वार्निश में यूज होता है, पेंट्स में यूज होता है, एंड इन मेकिंग मिथेनल, मिथेनल बनाने में भी इसका बहुत यूज होता है। मिथेनल का मतलब बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड होता है, वो एक बहुत अहम कंपाउंड होता है क्योंकि उसके बड़े सारे काम। अगर मैं इथेनॉल की बात करता हूं, इथेनॉल मतलब अपन का C2H5OH, उसकी बात करता हूं, तो कमर्शियली फर्मेंटेशन से बनता है। प्रिपेयर्ड फ्रॉम फर्मेंटेशन, ये तो हम जानते ही हैं, ये तो बहुत सिंपल फर्मेंटेशन। मतलब अगर मैं सुक्रोज में एक एंजाइम डाल दूं जिसका नाम होता है इन्वर्टेज। ये इन्वर्टेज क्यों है? क्योंकि इन्वर्ट कर देता है। सुक्रोज का अपना नेचर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, उसको इन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और ग्लूकोज का डेक्स्ट्रो होता है, फ्रक्टोज का लीवो रोटेशन ज्यादा होता है, फ्रक्टोज का लीवो रोटेशन, तो अल्टीमेटली मिक्सचर क्या बन जाता है? लीवो रोटेटरी बन जाता है। तो इसलिए इन्वर्ट कर देता है, इसलिए इन्वर्टेज कहलाता है, फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर। एक और भी एंजाइम होता है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को दोबारा से
फर्मेंटेशन करता है जाइमेज, दोनों को ही डाल देंगे जाइमेज तो इथेनॉल बनता है। जाइमेज कहां मिलता है? फाउंड इन फंजाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखनी है आपको। जाइमेज जैसे ये अल्कोहल बनता है वैसे ही हम हटा देते हैं, और अगर हवा चली जाए कहीं ना कहीं तो हवा इस इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देती है, इसलिए हम इसको हवा रहित जार में बनाते हैं। तो यहां पे ये लिख देता हूं, इफ एयर गेट्स इनटू fermentation, if air gets into fermentation, then ethanol oxidizes into ethanoic acid, इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो टेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, which destroys the taste of alcohol। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अगर हमने कहीं से मिस्टेक से इथेनॉल के साथ मिथेनॉल पी लिया, इसे डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं, तो मिथेनॉल हमारे शरीर में पहले मिथेनॉल बन जाता है, फिर मिथेनॉइक एसिड बन जाता है, जिससे ब्लाइंडनेस और डेथ भी हो सकती है। मिथेनॉल एडेड विद इथेनॉल, डीनेचर्ड अल्कोहल इज वेरी डेंजरस। क्यों? क्योंकि इथेनॉल के ऑक्सीडेशन से इथेनॉइक एसिड बनता है, उससे कुछ नहीं होता। इथेनॉइक एसिड तो विनेगर में भी होता है, वही हम खाते हैं। अल्कोहल एज मिथेनॉल gets oxidized to methanoic acid, देखो पीछे हमने लिखा क्या, इथेनॉल इथेनॉइक एसिड बनेगा तो सिर्फ टेस्ट खराब होगा, इससे कोई नुकसान नहीं है। इथेनॉइक एसिड तो वैसे ही हम खा लेते हैं विनेगर में। मिथेनॉल ऑक्सीडाइज इनटू मिथेनॉइक एसिड which causes डेथ और ब्लाइंडनेस। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसे डीनेचुरेशन कहते हैं, डीनेचुरेशन। ठीक है, चलो भाई, टारगेट अचीव, गुड जॉब। आप लोगों ने अच्छी पढ़ाई करी और हम लोगों ने अच्छा काम निकाला आज। ठीक है, चलिए, गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय, गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड स्लीप। ইস্যু একটা ফোনটা আমার চার্জে দিয়েছি, বন্ধ হয়েছে, একবার বন্ধ করে নেবো প্লিজ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो এখানে আছে তো, বাইরে কোথায় গেলি? আগো আমাকে বেশি দেবে না, একটুই দেবে, হ্যাঁ। হুম, যদি বেঁচে যায় কালকে সকালে খেয়ে নেবো, এখন কম খাবো আমি।
না ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কেন কি এটা মিথেনল বানায় মিথেনল বানায় আর যখন এমনি খাওয়াতে তো এটা হবে পিকরিক অ্যাসিড আর যখন মিথেনল আর